इस एनिमी की दुनिया में एक टावर है जो हर किसी की कोई भी विश को पूरी कर सकता है, पर विश को पूरी करने के लिए उस टावर के टॉप पर पहुंचना जरूरी होता है। पर हर कोई उस टावर के टॉप पर नहीं पहुंच पाता। उस टावर के टॉप पर चढ़ने के लिए एक इंसान को बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम बाम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी बड़े से टावर के नीचे बनी हुई एक गुफा में रहता है जो कि पूरी तरह से बंद है। बाम को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो गुफा से बाहर कैसे निकले। इसके साथ ही बाम को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो इस गुफा में कैसे आया है, क्योंकि बाम को अपना पास्ट याद नहीं होता है। बाम उस गुफा से निकलने के लिए बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उनसे एक पहाड़ बना लेता है जिससे वो गुफा के छत पर छेद कर सके और वहां से निकल सके। बाम को ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि उसकी एज बहुत ही कम होती है और उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो ऐसा कर सके। बाम जैसे तैसे करके गुफा की छत पर एक छेद कर लेता है। जैसे ही गुफा की छत पर छेद होता है उसे एक बहुत तेज रोशनी अंदर आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद बाम को वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो लगभग बाम की एज की ही होती है। उस लड़की का नाम रेचल होता है। वो लड़की भी बाम के साथ गुफा के अंदर आ जाती है। कुछ ही समय में बाम और रेचल काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रेचल बाम को बताती है कि इस गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा टावर है और उस टावर पर चढ़ना ही मेरा सपना है, क्योंकि उस टावर पर चढ़कर मैं आसमान में बहुत सारे स्टार्स देख सकती हूँ। दूसरी तरफ बाम अब कुछ भी नहीं चाहता है क्योंकि उसे रेचल के तौर पर एक अच्छी दोस्त मिल चुकी होती है और साथ ही में गुफा की छत पर एक छेद हो चुका होता है जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकता है। बाम रेचल से कहता है वो यहीं पर तुम्हारे साथ रहेगा, पर रेचल गुफा से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है क्योंकि रेचल को टावर पर चढ़ना होता है। बाम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी अचानक से रेचल वहां से गायब होने लगती है और एक बड़ा सा गेट खुलता है जिसमें से एक बड़ा सा हाथ निकलकर बाम को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बाम भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि बाम सोचता है कि उसे रेचल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अगले सीन में बाम को एक अजीब सा व्यक्ति मिलता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस टावर का गार्डियन होता है। इस गार्डियन को बाम का नाम पता होता है। ये देखकर बाम चौंक जाता है। फिर बाम सोचता है शायद इसे मेरा नाम रेचल ने बताया होगा। इसके बाद बाम गार्डियन से रेचल के बारे में पूछने लग जाता है, पर गार्डियन बाम से कहता है अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें टावर के टॉप पर जाना होगा। इसके साथ ही गार्डियन बाम को वार्न करते हुए कहता है पर ये इतना आसान काम नहीं है। गार्डियन बाम को टावर के टॉप पर पहुंचने के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें एक एक करके टावर के सभी फ्लोर के चैलेंजेस को पास करना होगा। इसी के बाद तुम टावर के टॉप पर पहुंच सकते हो। इस फ्लोर को पार करने के लिए तुम्हारे सामने जो भी पिंजरा है उस पिंजरे में एक बहुत बड़ा शी मॉन्स्टर है। उसी मॉन्स्टर के पास में एक ब्लैक बॉल है। तुम्हें इस बॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर तुम उस बॉल को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम अगले फ्लोर पर जा सकते हो। बाम गार्डन की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से इस टावर के टॉप पर पहुंचना ही होगा। गार्डियन फिर से बाम से कहता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। बाम पहले ही अपना डिसीजन बना चुका होता है और भागकर मॉन्स्टर के पिंजरे में घुसने की कोशिश करता है, पर तभी एक लड़की आकर बाम के फेस पर एक किक मार के उसे नीचे गिरा देती है। वो लड़की बाम को रोक लेती है क्योंकि बाम के अंदर सी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है। हमें उस लड़की का नाम यूरी बताया जाता है। यूरी के साथ एक लड़का होता है जिसका नाम गोल्ड होता है। हम देखते हैं कि यूरी और गोल्ड की लैंग्वेज बाम से बिल्कुल ही अलग होती है, जिसकी वजह से बाम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। गोल्ड अपने बैग से एक बॉल निकालता है जिसके बाद बाम को उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है। गोल्ड और यूरी बाम से कहते हैं कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें अकेले आगे नहीं जाना चाहिए। क्या पता आगे किस तरह के चैलेंजेस तुम्हारे सामने आ जाएं। बाम को अपने सवालों के जवाब पाने के लिए टावर के ऊपर जाना ही होता है। इसीलिए गार्डियन यूरी से कहता है अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता है तो तुम बाम को अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं दे देती हो। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि गार्डियन पहले से ही यूरी को जानता होता है और वो लोग किसी ब्लैक स्वॉर्ड की बात कर रहे होते हैं। ये ब्लैक स्वॉर्ड कोई मामूली तलवार नहीं होती है। यूरी को बाम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है, इसीलिए यूरी फ्री में ही बाम को तलवार दे देती है। तलवार को लेकर
बाम सीधा सी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पिंजड़े में घुस जाता है। बाम ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, पर सी मॉन्स्टर आकर बाम को खा लेता है। बाम भी सी मॉन्स्टर के मुंह में घुस जाता है और उसको फाड़ कर बाहर आ जाता है। इसके बाद बाम अपनी तलवार से ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक बॉल पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। तभी सी मॉन्स्टर आकर फिर से बाम पर हमला करने लगता है। गोल्ड बाम को बताता है कि उसे तलवार की पावर को यूज करना चाहिए, पर यूरी बताती है कि तलवार के अंदर जो भी स्पिरिट है वो बाम की बात नहीं सुनेगी। बाम जैसे ही कुछ बोलता है वैसे ही तलवार की स्पिरिट बाहर आ जाती है। बाम क्यूट होता है, इसीलिए तलवार की स्पिरिट बाम को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और बाकी की हेल्प करने लगती है, जिसकी वजह से बाम आसानी से ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ बाम फर्स्ट फ्लोर को पार कर जाता है। ये देखकर यूरी और गोल्ड दोनों ही हैरान हो जाते हैं। आगे यूरी भी बाम के साथ सेकंड फ्लोर पर जाने लगती है, पर गार्डियन यूरी को रोक देता है। गार्डियन इसके बाद सी मॉन्स्टर को खुद ही खत्म कर देता है, वो भी एक ही झटके में। आगे हम देखते हैं कि बाम अब सेकंड फ्लोर पर आ चुका होता है। ये जगह फर्स्ट फ्लोर से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बाम पहली बार ऐसी जगह देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी गुफा को छोड़कर बाहर नहीं गया होता है। बाम चीजों को एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी वहां पर एक डिब्बा उड़ते हुए आता है। इस डिब्बे में से बहुत तेज लाइट निकल रही होती है। ये डिब्बा बाम को बताता है कि इस फ्लोर पर टोटल 400 लोग हैं और इस फ्लोर को पार करने के लिए सभी को आपस में लड़ना होगा। जो भी 200 लोग बचेंगे उन्हें नेक्स्ट फ्लोर पर भेजा जाएगा। इसके बाद सेकंड फ्लोर पर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाम सभी से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है। तभी बाम के सामने एक खतरनाक इंसान आ जाता है। इसके साथ ही एक एलिगेटर जैसा दिखने वाला जानवर भी बाम पर हमला करता है। इसका नाम रैक होता है। बाम की मुलाकात इनके अलावा एक और लड़के से होती है जिसका नाम खून होता है। खून चुपचाप वहां से चला जाता है, पर जैसे ही बाम अपनी तलवार निकालता है उस तलवार पर बने हुए निशान को देखकर खून समझ जाता है कि ये एक ब्लैक सॉर्ड है और बाम की हेल्प करने के लिए आ जाता है। खून राग से बाम को बचा लेता है। खून बाम से पूछता है कि आखिर उसके पास ये तलवार कहाँ से आई है। इस पर बाम बताता है कि उसे ये तलवार एक यूरी नाम की लड़की ने दी है, जिससे बाम अपने मिशन में कामयाब हो सके। ये बात खून को बड़ी ही अजीब लगती है, जिसके बाद खून बाम को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। आगे बाम और खून दोनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों सोचते हैं कि उन्हें बस इस फ्लोर पर सरवाइव करना है। जब बाम और खून तब हमें पास में एक लड़का और एक लड़की लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लड़की के पास एक अजीब सा हथियार होता है। ये हथियार भी बाम की ब्लैक सॉर्ड लेवल का ही होता है। चलते चलते बाम और खून एक बॉल में चेक करते हैं कि आखिर इस फ्लोर पर कितने लोग बचे हैं। हमें पता चलता है कि अब केवल 250 लोग ही बचे होते हैं। इसका मतलब उन्हें अभी भी छिप कर रहना होगा। बातों ही बातों में खून बाम से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, पर बाम को कुछ भी याद नहीं होता। वो खून को बताता है कि उसके पास बस उसकी एक दोस्त है जिसके लिए वो यहाँ आया है। खून ये सुनकर हैरान हो जाता है कि बाम का कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए खून बाम से दोस्ती कर लेता है। ये देखकर बाम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खून बाम को समझाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें सभी लोगों की बात मानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही टावर के कुछ रूल्स भी हैं, तुम्हें उन्हें भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ रूल्स बनाने हैं। दोनों लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी फिर से रैक उन पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही रैक उन पर हमला करता है टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब फ्लोर पर केवल 200 लोग ही बचे होते हैं। इसी के साथ अनाउंसमेंट होती है कि अगर अब किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर हमला किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर अब कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकता है। जो लड़का और लड़की आपस में लड़ रहे थे वो भी लड़ाई के बाद आपस में हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक लड़का आता है। वो उन्हें समझाता है कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, अब 200 लोग पूरे हो चुके हैं। इस लड़ाई के बाद एक और अनाउंसमेंट की जाती है, जिसमें सभी को बताया जाता है कि सभी को 3 लोगों की टीम बनानी होगी। ये टीम आगे 3rd फ्लोर पर जाएगी। जो टीम नहीं बना पाता उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो अब तक लड़ रहे थे अब उन्हें उन्हीं के साथ टीम बनानी होगी। खून और बाम तो आपस में दोस्त बन चुके ही होते हैं, इसीलिए उन्हें टीम बनाने के लिए तीसरा बंदा चाहिए होता है, जिसके लिए वो लोग रैक को चुन लेते हैं। पर रैक वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे कोई स्ट्रॉन्ग टीममेट चाहिए होता है। हम देखते हैं कि बीम और खून दोनों रैक का पीछा करने लगते हैं। खून रैक से आगे निकलकर उसे रोक देता है। रैक कहता है कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करूंगा। इसके बाद रैक खून को उठाकर दूर फेंक देता है और बाम पर हमला करने लगता है। बाम अपनी तलवार दूर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझ पर हमला कर सकते हो, पर अगर तुम
तुमने ऐसा किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद खून आकर पीछे से रैक को पकड़ लेता है और बाम भी खून की हेल्प करने लगता है। तभी टीम चुनने के लिए पूरा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से तीनों की टीम को कंसीडर कर लिया जाता है और सभी लोग 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। खून और बाम ने जबरदस्ती रैक को अपनी टीम में शामिल किया होता है। इससे रैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो बाम से लड़ने के लिए कहता है, पर बाम मना कर देता है और कहता है कि अब हम एक ही टीम में हैं और हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। आगे वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम लियो होता है। वो 3rd फ्लोर पर सभी लोगों का स्वागत करता है। इसके बाद लियो कहता है, हमने नहीं सोचा था कि 3rd फ्लोर पर इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर एक वॉल आती है जो सभी को पीछे की ओर लेकर चली जाती है। लियो सभी को एक और टेस्ट देने के लिए कहता है। इस टेस्ट में सभी को इस बॉल की दूसरी तरफ आना होता है। खून परेशान हो रहा होता है कि आखिर बीम इस बॉल को कैसे पार करेगा, पर हम देखते हैं कि बीम अपना हाथ उठाकर कहता है, मैं तो पहले से ही इस बॉल की दूसरी तरफ हूँ, इस बॉल ने मुझे धक्का नहीं दिया है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बाम को देखकर लियो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब तुमने अपने टेस्ट को पार कर लिया है। अब बाम लियो के पास आकर बैठ जाता है। लियो बाम से कहता है कि क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, हमें बस ये बताना है कि कौन सबसे पहले टेस्ट को पार करेगा। जो ये सही गैस कर लेता है वो सामने वाले से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बाम इस बात पर अग्री कर लेता है। बाम बड़े ही ध्यान से सभी लोगों को देखता है। उनके सामने वही लड़की दिखाई देती है जिसके पास भी ब्लैक शॉर्ट लेवल का हथियार होता है। बाम कहता है कि ये लड़की सबसे पहले वॉल को क्रॉस करेगी और ऐसा ही होता है। इसके बाद बाम लियो से अपना क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के बाद लियो बाम को बताता है कि उसे सही में रेचल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही रेचल ने कभी भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है। तभी लियो नोटिस करता है कि वॉल के दूसरी साइड एक लड़का सभी लोगों को परेशान कर रहा होता है। असल में वो लड़का बॉल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे हो नहीं पाता है। इसके बाद वो लड़का अपनी गन निकाल कर शूट करता है। ये देखकर लियो अपनी वाटर पावर यूज करता है। इसकी वजह से उस लड़के को ये चैलेंज छोड़ना पड़ता है। हम आगे देखते हैं कि बाकी सभी लोगों ने ये टेस्ट पार कर लिया होता है। जितने भी लोग इस टेस्ट को पार करते हैं उन्हें अगले फ्लोर पर भेज दिया जाता है। अगला लेवल रेड डोर लेवल होने वाला होता है। यहाँ पर आकर बाम देखता है कि उसके ऊपर आसमान है, पर बाम ने कभी आसमान नहीं देखा होता। उसे तो बस ये एक छत लग रही होती है। इसीलिए बाम कहता है ये छत तो बड़ी ही सुंदर है। इस पर खून उसे बताता है कि ये आसमान है। ये सुनकर बाम खून से पूछता है, क्या इसमें रात को स्टार्स दिखते हैं? स्टार्स को देखना ही रेचल की विश थी, जिसकी वजह से बाम भी स्टार्स को देखना चाहता है। पर खून बताता है कि इसमें स्टार्स नहीं दिखते क्योंकि ये एक असली आसमान नहीं है, बल्कि इसे किसी ने अपनी पावर के साथ बनाया है। इसीलिए यहाँ पर रात होना मुश्किल है। थोड़ी ही देर में अगला टेस्ट स्टार्ट होता है। हर एक टीम को एक एक करके भेजा जाता है। बाम की टीम भी अपनी बारी का वेट कर रही होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उनके सामने एक वॉल होती है जिस पर 10 मिनट का टाइमर लगा होता है। किसी को नहीं पता होता कि ये टाइमर क्या है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो एकदम बलून की तरह दिख रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पता है आगे इस टेस्ट में क्या होने वाला है। ये सुनकर बाम तुरंत ही उससे पूछने लग जाता है। वो आदमी बताता है कि अंदर जाके तुम्हें परेशान किया जाएगा और अगर तुम चीखोगे तो तुम हार जाओगे, इसीलिए यहाँ पर टाइमर लगाया हुआ है। इसके बाद वो आदमी खून और उसकी फैमिली के बारे में बात करने लगता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। उस आदमी की बात सुनकर खून बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। ये देखकर बाम खून को रोकने लगता है क्योंकि वो लोग वेटिंग एरिया में होते हैं और यहाँ पर लड़ाई करने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे बाम की टीम की बारी आती है। ये लोग भी अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें टेस्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे होते हैं और उनके पास टोटल 10 मिनट का टाइम होता है। उन्हें एक दरवाजा चुनना होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने कम समय में हम सभी दरवाजे कैसे चुन पाएंगे और साथ ही में उनके पास एक ही मौका होता है। अगर उन्होंने गलत दरवाजा चुना तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद सोचते सोचते उनके पास 5 मिनट से भी कम समय बचा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा दरवाजा खोला जाए। तभी अचानक से रैक आगे बढ़ता है और अपनी मर्जी से एक दरवाजा खोल देता है। रैक की किस्मत इतनी सही होती है कि वो सही दरवाजा होता है। वहाँ पर एक इंसान उन्हें बताता है कि इसमें सभी सही दरवाजे हैं। ये टेस्ट इसलिए रखा गया था क्योंकि कुछ लोग क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं और नेक्स्ट फ्लोर पर क्विक डिसीजन लेना जरूरी है। वो इंसान साथ ही में खून को समझाता है कि तुम्हारी टीम के सभी लोग अलग अलग हैं
ये तो अच्छा हुआ कि रैक उनका पार्टनर था, वरना वो लोग आज डिस्क्वालीफाई हो चुके होते। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले टेस्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम एक ग्रुप को फाइट करते हुए देखते हैं। ये ग्रुप भी आगे पार्टिसिपेट करना चाहता है। इन सभी के चेहरे पर मास्क लगा होता है। उनमें एक लड़की भी होती है जो थोड़ी थोड़ी रेचल के जैसे दिख रही होती है, पर मास्क की वजह से उसका चेहरा सही नहीं दिख रहा होता है। ये खबर बाम के ग्रुप को भी पता लगती है कि ये ग्रुप जबरदस्ती कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। इस ग्रुप के परफॉर्मेंस देखकर गेम के लोग उस ग्रुप को अलाउ कर देते हैं। इसके बाद अगला टेस्ट स्टार्ट होता है। हमें इस टेस्ट के रूल बताए जाते हैं। इसमें हर ग्रुप के मेंबर को एक थ्रोन पर बैठना होगा और उसे एक क्राउन भी दिया जाएगा। अब उस ग्रुप के सभी लोगों को दूसरे ग्रुप से क्राउन को प्रोटेक्ट करना होगा और जो भी बंदा एक बार क्राउन लगाकर थ्रोन पर बैठ जाता है तो वो वहां पर हिलेगा नहीं। अगर वो वहां से उठकर नीचे आ जाता है तो उनकी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले ब्लैक स्वॉर्ड लेवल के हथियार वाली लड़की और उसका ग्रुप आता है। इस लड़की का नाम एनक होता है। एनक का ग्रुप एनक को क्राउन पहना देता है, जिसके बाद बाकी के दो लोग क्राउन को प्रोटेक्ट करते हैं। उनके सामने एक ग्रुप आता है जो क्राउन लेने की कोशिश करता है, पर एनक का ग्रुप उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद वहां पर दो ग्रुप और आ जाते हैं। एनक का ग्रुप उन्हें भी हरा देता है। अगली बारी बाम के ग्रुप की होती है। जैसे ही बाम आगे बढ़ता है, एनक को बाम की ब्लैक स्वॉर्ड दिखती है, जिसके बाद एनक बाम पर हमला कर देती है। एनक को हमला करता हुआ देखकर वहां पर लियो आ जाता है। लियो एनक को रोक देता है और उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकती हो जब तक कि सामने वाला ग्रुप तुम्हें चैलेंज ना करे। इसके बाद एनक और उसके पूरे ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हमें पता चलता है कि वो लोग पूरे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक बोनस टेस्ट होता है, इसीलिए उन्हें पूरे गेम से बाहर नहीं निकाला जाता है। अगले सीन में ये टेस्ट कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं कि क्राउन को वापस थ्रोन पर रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग एक साथ टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उन सब में खून सबसे ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से वो क्राउन को उठा लेता है। इसके बाद सभी लोग खून पर हमला शुरू कर देते हैं। इसमें मास्क वाला ग्रुप भी होता है। बाम को भी मास्क वाले ग्रुप की लड़की का चेहरा दिख जाता है, जो रेचल के जैसा ही दिख रहा होता है। इसके बाद बाम उस लड़की को आवाज लगाता है, पर वो लड़की नहीं सुनती है। इस वजह से बाम को लगता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। आगे गेम कंटिन्यू होता है। खून के पास एक सूटकेस होता है। इस सूटकेस की हेल्प से खून किसी भी चीज की बहुत सारी कॉपी क्रिएट कर सकता है। इस सूटकेस का यूज करके खून क्राउन की बहुत सारी कॉपीज बना लेता है और उन्हें चारों ओर फैला देता है, जबकि असली क्राउन को खून बाम को पहनाकर थ्रोन पर बैठा देता है। सभी को पता लग जाता है कि असली क्राउन बाम के पास है, क्योंकि वो थ्रोन पर बैठा हुआ है। इसके बाद सभी लोग बाम पर हमला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि बाम के ग्रुप के सामने 3 ग्रुप होते हैं। उनमें से 2 ग्रुप आपस में हाथ मिला लेते हैं, पर तीसरा ग्रुप अकेले ही फाइट करता है। हम देखते हैं कि तीसरा ग्रुप अकेले ही बाकी 2 ग्रुप से फाइट करके उन्हें हरा देता है। तब हमें बताया जाता है कि तीसरा ग्रुप सेकंड फ्लोर पर बाम के ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया था और अब सभी आपस में दोस्त होते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरे ग्रुप को बाम के ग्रुप की हेल्प करने के लिए टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिसके बाद केवल बाम का ग्रुप बचता है। आगे फिर से 3 और ग्रुप बाम के ग्रुप से क्राउन छीनने के लिए आते हैं। हम देखते हैं कि तीसरा ग्रुप दूसरे ग्रुप को हरा देता है, जिसके बाद बाम वाले ग्रुप के अलावा केवल 2 ग्रुप ही बचते हैं। तीसरे ग्रुप में एक लड़की होती है। उसने भी एक मास्क पहना होता है और वो सीधा बाम पर हमला कर देती है, पर रैक उसे रोक देता है। वो लड़की रैक को अलग कर देती है, जिसकी वजह से रेचल जैसी दिखने वाली लड़की गिर जाती है। तब हमें उसका पूरा चेहरा दिखाया जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रेचल ही होती है। मास्क वाली लड़की रेचल पर हमला करती है, पर तभी बाम बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बाम चोटिल हो जाता है। हम देखते हैं कि बाम के सर से खून बह रहा होता है। बाम की ऐसी हालत देखकर ब्लैक स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद बाम खड़ा होकर मास्क वाली लड़की को मार देता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए समय रुक जाता है, क्योंकि ब्लैक स्वॉर्ड की स्पिरिट तलवार से बाहर आकर बाम से बात करती है और बाम को शांत होने के लिए कहती है। टाइम रुके होने की वजह से बाम एक ही जगह पर खड़ा होता है। जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है, बाम बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम यूरी और गोल्ड
पर शिफ्ट होते हैं, जो इस वक्त के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे जिससे वो बाम के पास आ सके। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। यूरी उससे सारी बात बताती है। यूरी की बात सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि आखिर यूरी को एक मामूली से लड़के की इतनी चिंता क्यों है। इस पर यूरी उस लड़के को बताती है कि बाम कोई साधारण लड़का नहीं है, उसके पास एक खास पावर है जिसके बारे में खुद बाम को भी पता नहीं है। अगर तुम उससे एक बार मिलोगे तो तुम खुद जान जाओगे। इसके बाद अब ये तीनों लोग बाम के पास जाने के लिए निकल चुके होते हैं। आगे हम फिर से बाम पर शिफ्ट होते हैं। बाम अभी भी बेहोश पड़ा होता है और उसे बेहोश हुए बहुत टाइम बीत चुका होता है। खून उसका ख्याल रख रहा होता है। इसके बाद हम लियो पर शिफ्ट होते हैं। लियो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर इस टेस्ट के बाद क्या हुआ, क्योंकि अचानक से वहां पर एक तेज लाइट फैल जाती है और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसीलिए लियो वहां की मेन टेस्ट ऑर्गेनाइजर जिसका नाम यू हाँ होता है उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ। इस पर यू हाँ लियो को बताता है कि असल में बाम ने अपनी सेंजू पावर एक्टिवेट कर ली है। ये एक इंटरनल एनर्जी होती है। नॉर्मल हर कोई इस पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर किसी तरह बाम ने ये एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से जो क्राउन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए किसी को भी जीता हुआ नहीं माना जाएगा। लियो को ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का रीजन नहीं पता था, क्योंकि कोई भी इस टेस्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। इस वजह से लियो यू हाँ से ये पूछता है कि आखिर हमने ये टेस्ट क्यों लिया। यू हाँ लियो को बताता है कि ये टेस्ट केवल मास्क वाले ग्रुप की वजह से लिया गया था, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर मास्क वाला ग्रुप कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर यूज नहीं की और ना ही उन्हें इस टेस्ट में कोई भी इंटरेस्ट था। लियो को जो जवाब चाहिए था उसे वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लियो अभी भी डाउट में रहता है। वहां से जाते वक्त लियो को रियलाइज होता है कि असल में बाम ने सेंजू पावर को एक्टिवेट नहीं किया था, बल्कि सेंजू पावर खुद बाम की हेल्प कर रही थी। इसीलिए लियो को यू हाँ भी थोड़ी हैरान दिखाई दे रहा होता है और वो उसके हर चीज का जवाब नहीं देता है। आगे हम फिर से बाम और खून पर शिफ्ट होते हैं। अब 3 दिन बीत चुके होते हैं। खून बाम से कहता है कि तुम्हें उठना ही होगा, क्योंकि कल हमारा टेस्ट है। अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मगर बाम पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बेहोश पड़ा होता है। थोड़ी ही देर में वहां पर रेचल आती है और बाम के सर पर हाथ फेरने लग जाती है। रेचल खून से कहती है कि जब बाम उठेगा तो उससे ऐसे बात करना जिससे उसे लगे कि उसने मुझे असलियत में देखा ही नहीं है, ये केवल उसका भ्रम था। अगर बाम को सच्चाई का पता लगेगा तो उसे मेरी चिंता होगी। इस तरह से हम कभी भी दोस्त नहीं रह पाएंगे। रेचल की बात सुनकर खून को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर रेचल ऐसा क्यों कह रही है, पर खून रेचल से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। अब हम देखते हैं कि एनक बाम की ब्लैक स्वॉर्ड के साथ घूम रही होती है। अब ये तलवार एनक की हो चुकी होती है, क्योंकि बाम क्राउन गेम में नहीं जीत पाया था। एनक उस तलवार की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। हमें पता चलता है कि केवल सुंदर लड़के ही इस तलवार की स्पिरिट से बात कर पाते हैं। ये बात एनक को पता नहीं होती है। एनक खुद तलवार की स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए वो तलवार को अपने टीम मेंबर्स के पास लेकर जाती है और उनसे इस तलवार की स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहती है, पर वो भी नाकाम ही हो जाते हैं। जब एनक वहां से लौट रही होती है तो एक दूसरे ग्रुप की लड़की एनक को समझाती है कि ये तलवार असल में यूरी की है और उसके सिवा इसे और कोई भी यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि असल में यूरी एक प्रिंसेस है। एनक उस लड़की की बात नहीं सुनती है, पर एनक को भी ये पता होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाम को होश आ जाता है और खून उसे बताता है कि तुम्हें बेहोश हुए पूरे 5 दिन हो गए थे और कल हमारा टेस्ट होने वाला है। इसके बाद टेस्ट वाला दिन आ चुका होता है। यहाँ पर जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे वो सभी एक साथ बैठे होते हैं। उन्हें सामने से समझाया जा रहा होता है कि अगला टेस्ट 5 टीम्स में होने वाला है और टीम्स को फिर से डिसाइड किया जाएगा। ये 5 टीम्स को अलग अलग टैग दिया जाता है। हर एक टीम के टैग के हिसाब से जिस जिस इंसान की पावर्स मैच करेंगे उसे उस टीम में डाला जाएगा। इस तरह से बाम और खून 2 अलग अलग टीम्स में चुने जाते हैं। यहाँ पर बाम को 5वें ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि 5वां ग्रुप सेंजू पावर के ऊपर बेस्ड होता है। बाम अपनी सेंजू पावर को कंट्रोल कर सकता है और उसने ऐसा करके दिखाया भी था, जिसकी वजह से बाम को 5वां ग्रुप में डाल दिया जाता है।
5वें ग्रुप का नाम वेव कंट्रोलर होता है। यहाँ पर बाम को 2 दिन और रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वेव कंट्रोलर ग्रुप में लोगों को सेंजू पावर के बारे में सिखाया जाएगा। बाम की इंटरनल एनर्जी भी कम होती है, इसी वजह से बाम को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। अब जब बाम 2 दिन बाद उठता है तो खून आकर उसे बताता है कि जिस लड़की की तुमने हेल्प की वो असल में रेचल नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी। ये सुनकर बाम थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद खून बाम को कुछ कपड़े देता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी थी, इसी वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे, तुम ये नए कपड़े पहन सकते हो। वैसे भी आज से तुम्हारे ग्रुप की ट्रेनिंग चालू होने वाली है, इसीलिए तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि जिस कमरे में रेचल थी, बाम उस कमरे के बाहर तक जाता है, पर उस कमरे पर कोई दूसरा नाम लिखा होता है। रेचल ने खुद को छुपाने के लिए अपना नाम बदला होता है। बाम उस दरवाजे पर नॉक करने की सोचता है, पर फिर डिसाइड करता है कि वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि वो रेचल नहीं है। अगले सीन में बाम अपनी क्लास में पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि उसके टीचर का नाम युगा है। वहां पर जितने भी लोग चुने गए थे उनमें से केवल युगा ही था जिसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। असल में सेंजू पावर को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे वर्ल्ड की किसी क्रिएचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। युगा सभी को सेम चीज करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम बाम को देखते हैं जो किसी दूसरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े स्नेक के सामने बैठा होता है। वो स्नेक दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वैसे तो वो स्नेक कभी एक बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है, पर उसे बाम में कुछ खास दिखता है, जिसकी वजह से वो बाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। उस स्नेक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही बाम क्लास में वापस पहुंचता है वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। बाम को देखकर लगता है कि जैसे उसकी सारी एनर्जी स्नेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में चली गई है। इसी वजह से बाम अब बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। जब बाम थोड़ा ठीक फील करता है तो वो अपने आसपास देखता है, बाकी लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उन्होंने बड़ी आसानी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। इसी के साथ उनकी ये क्लास खत्म हो जाती है। जब सभी लोग वापस लौट रहे होते हैं तो बाम को एक लड़की दिखाई देती है। बाम उससे सॉरी बोलता है, क्योंकि जब क्राउन वाला गेम चल रहा था तब मास्क वाली लड़की को मारने के चक्कर में इस लड़की को चोट लग गई थी। वो लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली होती है, इसी वजह से वो बाम के सवालों के जवाब नहीं देती और बिना कुछ कहे चली जाती है। इसके बाद बाम के पास उस लड़की के ग्रुप की एक और मेंबर आती है। वो टीम से कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। इसके बाद बाम और उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। जब बाम वापस लौटता है तो उस समय रैग वहां पर नहीं होता है, क्योंकि उस ग्रुप की ट्रेनिंग चल रही होती है, पर ट्रेनिंग अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। खून बाम को बताता है कि रैग के ग्रुप में एक मास्क वाले ग्रुप का एक मेंबर है जो कि बहुत स्ट्रांग है। रैग उससे हारना नहीं चाहता, इसीलिए रैग उसके साथ ट्रेनिंग में कंपटीशन कर रहा है। इसी वजह से रैग को देर हो गई है। खून और बाम आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप के 2 लड़के और आ जाते हैं। वो दोनों बाम से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये टास्क दिया गया था जिनमें उन लोगों को 9 लोगों से दोस्ती करनी होती है। इसके बदले में उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स का यूज करके वो खाना या कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं। इस पर बाम उनके साथ दोस्ती कर लेता है और साथ में कैंटीन भी चला जाता है। खून भी उनके साथ चला जाता है। कैंटीन में उनकी मुलाकात उस लड़की से होती है जो एनक को समझा रही थी कि ब्लैक सॉर्ड यूरी की है, इसीलिए वो सॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो लड़की भी बाम के साथ आकर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। तभी वहां पर एनक के हाथ में बाम अपनी तलवार देखकर कहता है कि शायद तुम भी एक प्रिंसेस हो, इस वजह से तुम इस तलवार को रख पा रही हो। इसका मतलब तुम यूरी की सिस्टर हो। पर दूसरी लड़की बताती है कि असल में जो प्रिंसेस हैं वो आपस में रियल सिस्टर्स नहीं है। उन सभी को एक फैमिली के तौर पर चुना गया है, पर ये सभी लोग एक बेस्ट फैमिली को बिलोंग करती हैं। बाम ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद अगला टेस्ट स्टार्ट होता है, पर ये सभी के लिए नहीं होता है, बस कुछ लोग ही इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी रिंग बनी होती हैं। इस रिंग के नीचे खाई होती है। जो भी इस खाई में गिरेगा वो पूरे गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे पहली फाइट एनक और उस लड़की के बीच होती है जो एनक को ब्लैक सॉर्ड के बारे में समझा रही थी। आगे हम खून पर शिफ्ट होते हैं। खून को एक टास्क मिला होता है जिसमें उसे दूसरों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। उसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे रैग अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर रहा है और साथ ही में रेचल के ग्रुप वाले मेंबर को हराने में कामयाब भी होता है। इसके बाद खून बाम और रेचल के बारे में
इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर उसे सिस्टम के अंदर दोनों के ही बारे में ज्यादा कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। ये खून के लिए बहुत ही अजीब होता है क्योंकि दूसरे के बारे में सिस्टम के अंदर पूरी जानकारी होती है, पर बाम और रेचल के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं होती। इसके बाद हम फिर से फाइट पर आते हैं। एनक के सामने वाली लड़की एनक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होती है और वो एनक को जमीन पर पटक देती है। एनक के सामने वाली लड़की एनक से कहती है कि मुझे पता है तुम एक असली जहाड़ प्रिंसेस नहीं हो, फिर आखिर तुम कौन हो? हमें बताया जाता है कि जहाड़ वही इंसान था जो सबसे पहले टावर पर चढ़ा था। एनक उस लड़की को बताती है कि सच में वो कोई प्रिंसेस नहीं है, पर मेरी माँ एक प्रिंसेस थी, उसी के नाम पर मेरा नाम एनक रखा हुआ है। इसके बाद हमें पूरी कहानी के बारे में बताया जाता है। किंग जहाड़ सबसे पहला आदमी था जो इस टावर पर चढ़ पाया था। उसके बाद इस टावर पर जितनी भी स्ट्रॉन्ग लड़कियां थी उन्हें एक पावरफुल एनर्जी दी गई। असल में वो पावर्स ब्लैक सॉर्ड होती हैं जो हर एक प्रिंसेस को दी जाती हैं। जिसको भी ये पावर मिली थी उन्हें इसके लिए एक कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि इस पावर के बदले वो जिंदगी भर कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो एनक की माँ थी उसे किसी से प्यार हो गया था, जिसके बाद एनक का जन्म हुआ। जब ये बात बाकी के प्रिंसेस को पता लगी तो उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और उन्होंने एनक की माँ को जिंदा जलाकर मार डाला। इसी वजह से एनक सभी प्रिंसेस से अपनी माँ की मौत का बदला लेने का फैसला ले लेती है। एनक की माँ बहुत ही अच्छी थी और वो किसी से भी बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एनक की माँ ने एनक को भी सेम चीज सिखाई थी, पर एनक अपनी माँ की मौत की वजह से सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि एनक और उस दूसरी लड़की के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हुई है और दोनों ही बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं। खून ये बात बाम को बताता है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसे 9 लोगों से दोस्ती करने का टास्क मिला होता है। वो बाम से आकर उसकी हेल्प मांगता है क्योंकि वो एनक और दूसरी लड़की से दोस्ती करना चाहता है, पर अब एनक और वो दूसरी लड़की दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वो लड़का बाम से कहता है कि इस तरह वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो बाम की हेल्प मांगता है। बाम भी उस लड़के की हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। अब दोनों लोग मिलकर दूसरी लड़की के पास जाते हैं। दोनों देखते हैं कि एनक से लड़ते वक्त उस लड़की के पैर में चोट लग गई थी। वो लड़की अपने पॉइंट्स का यूज करके अपने पैर का इलाज करवा लेती है, पर अब उसके पास बहुत ही कम पॉइंट्स बचे होते हैं। बाम अपने पॉइंट्स का यूज करके उस लड़की के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, जिस वजह से वो लड़की दोनों की दोस्त बन जाती है। इसके बाद दोनों लोग एनक के पास जाते हैं। एनक दोनों को देखते ही उनसे दोस्ती के लिए मना कर देती है, पर बाम उसके लिए भी खाने की चीज लेकर आता है, जिसके कारण एनक भी दोनों से दोस्ती कर लेती है। अगले सीन में बाम की क्लास पर हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर बाम की ट्रेनिंग चल रही होती है। हमें पता चलता है कि केवल दूसरी दुनिया के जीवों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही काफी नहीं है, उन सभी को शिंजू पावर को कंट्रोल भी करना सीखना होगा। सभी लोग शिंजू पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बाम ने पहली क्लास के बाद जिस लड़की से माफी मांगी थी वो लड़की भी उसकी दोस्त बन जाती है। वो खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद भी उसे सेंजू पावर को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा होता है। हम पता चलता है कि बाम ऐसा इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि वो लड़का जिसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो सेंजू पावर में मास्टर होता है और वो बाम की हेल्प कर रहा होता है। बाम उसके बदले में उसे खाने के लिए सामान देता है। हम देखते हैं कि होको अभी भी बाम पर शक हो रहा होता है। वो सोचती है कि बाम के अंदर कुछ खास तो जरूर है, इसी की वजह से बाम इतनी जल्दी सीख पा रहा है। चाहे कोई भी कितनी भी अच्छी तरह से सिखा दे, लेकिन ये सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी चीजों को सीख पाता है। हमें इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हो के रूम के बाहर कोई एक लेटर छोड़ देता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा होता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सभी लोगों को फिर से एक जगह पर बुलाया जाता है और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होते हैं। इससे थोड़े पहले हमें दिखाया जाता है कि यू हां लियो को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि अगले टास्क को तुम नहीं बल्कि कुआन लीड करेगा। वैसे तो कुआन और लीरो दोनों सेम रंग पर ही होते हैं। उसके बाद भी लीरो हैरान हो जाता है कि आखिर उसे इस टास्क से क्यों निकाला जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों को भी एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और लीरो उन्हें टास्क के बारे में समझा रहा होता है। हमें पता चलता है कि रैक और मास्क वाले ग्रुप का मेंबर जो रैक के साथ कंपटीशन कर रहा होता है वो दोनों इस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनके सारे टास्क पहले से ही पूरे हो चुके होते हैं और दोनों के
पास ही बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर बाकी सभी को टास्क के बारे में बताया जाता है। सारे लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। हर एक ग्रुप को कुआन से एक बैच छीनकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। अगर पहली टीम ऐसा कर पाती है तो वो जीत जाएंगी, नहीं तो अगली की बारी होगी, यानी कि दूसरी टीम की बारी होगी। अगर पहली टीम जीत जाती है तो बिना गेम खेले ही दूसरी टीम हार जाएगी। हम देखते हैं कि खून और बाम दोनों अलग अलग टीम्स में होते हैं। पहली बारी खून की टीम की होती है, जिसमें खून को लीडर बनाया जाता है। खून सभी को पूरा प्लान समझाता है कि कैसे उन्हें बैच को हासिल करना है और उसे लेकर भागना है। सभी लोग मिलकर कुआन को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुआन से बैच छीनकर भागने लगते हैं। ये देखकर कुआन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और खून की टीम को एक चांस देने की सोचता है। खून का प्लान होता है कि बैच छीनने के बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने जाएंगे, जिससे कुआन उन्हें पकड़ न सके। बैच छीनने के बाद सभी ऐसा ही करते हैं। ये देखकर कुआन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर बैच इन सभी में से किसके पास है। कुआन फैसला करता है कि वो सभी को एक एक करके पकड़ लेगा। इस तरह से उसे ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती कि बैच किसके पास है। हम देखते हैं कि कुआन की पावर तेज भागना होता है। इस वजह से जो लोग ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होते, कुआन उन्हें तुरंत ही पकड़ लेता है। अगली बारी उन लोगों की थी जो ज्यादा दूर निकल चुके थे। कुआन अपनी फुल स्पीड में उनका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ लीरो यूहा से कह रहा होता है कि खून इस टीम का लीडर है। अगर वो चाहता तो बैच के सारी कॉपीज बना सकता था। इस तरह से कुआन उन्हें कभी नहीं पकड़ सकता था। ये सुनकर यूहा कहता है कि जो बैच यूज किया जा रहा है वो सिंजू पावर से बना हुआ है और सिंजू पावर से बनी हुई चीज की कॉपीज नहीं बनाई जा सकती। अगले सीन में कुआन खून को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ बैच किसके पास है। बैच खून के पास नहीं होता है। वो बताता है कि बैच एनक के पास है, जो ब्रिज के नीचे छुपी हुई है। कुआन को खून की बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए कुआन खून को भी उसके साथ एनक को पकड़ने के लिए लेकर जाता है। इतने में हम देखते हैं कि एनक जो ब्रिज के नीचे छुपी हुई थी, वो खून को बचाने के लिए अपनी स्पेशल शॉट से कुआन पर हमला करती है और खून को बचा लेती है। इसके बाद एनक बैच को लेकर फाइनल एंड की तरफ जा रही होती है। तभी वहां पर कुआन आ जाता है और बैच को वापस छीन लेता है, जिस वजह से खून की टीम हार जाती है। टीम के हार जाने की वजह से खून सभी से माफी मांग लगता है और कहता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सका। असल में खून ने एनक के बारे में कुआन को सच बताया था और उसकी हेल्प की थी, जिससे उसका दोस्त बाम पहले टावर तक पहुंच सके और वो जीत जाए। इनडायरेक्टली खून ने अपनी टीम को धोखा दिया था। हमें बताया जाता है कि खून कुआन के साथ एक डील करता है, जिसमें कुआन को जीतने के लिए खून के दोस्तों को पास करवाना होता है। आगे सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। अब बारी बाम की टीम की होती है। सबसे पहले उस इंसान को चुना जाता है जो बैच को अपने साथ रखेगा। इसके लिए उस लड़की को चुना जाता है जिसकी एनक से लड़ाई हुई थी। उस लड़की का नाम एंड्रोसी होता है। सभी लोग अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, पर लास्ट में एंड्रोसी सभी को धोखा दे देती है। असल में एंड्रोसी सभी को इसलिए धोखा देती है क्योंकि अगर वो लोग जीत जाते हैं तो उनके ग्रुप से केवल 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। वो दूसरों को धोखा देकर अपने पॉइंट से बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए एंड्रोसी सभी को धोखा दे देती है और बाम से भी ऐसा करने के लिए कहती है। एंड्रोसी उसे समझाती है कि अगर तुम्हें टावर के टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, नहीं तो तुम कभी भी टावर पर नहीं चढ़ पाओगे। पर बाम अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए रेडी नहीं होता। इसके बाद ग्रुप के सभी लोग मिलकर एंड्रोसी पर हमला कर देते हैं। एंड्रोसी खुद काफी स्ट्रांग होती है और सभी का सामना कर रही होती है। तभी वहां पर हो आ जाता है। हम देखते हैं कि हो ने रेचल को पकड़ रखा होता है और उसके ऊपर चाकू लगा होता है। रेचल भी बाम की टीम में ही थी। बाम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बाम से कहती है कि अगर तुमने कुआन को नहीं रोका तो मैं रेचल को मार दूंगी। इस पर बाम कुआन की तरफ बढ़ता है, पर कुआन बाम को अपनी पावर से फ्रीज कर देता है। कुआन बाम से कहता है कि अगर तुम्हें हो को रोकना है तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। वैसे भी मेरे पास इसके अलावा बहुत सारे काम है। ऐसा बोलकर कुआन वहां से चला जाता है। जाते वक्त कुआन बाम को फिर से अनफ्रीज कर देता है। हम आगे देखते हैं कि रेचल हो से बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से हो गलती से रेचल को चाकू मार देती है। ये देखकर बाम को गुस्सा आ जाता है और वो कुआन वाला सेम मैजिक हो के ऊपर यूज करता है। इससे हो भी फ्रीज हो जाती है। बाम देखता है कि रेचल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। हमें दिखाया जाता है कि रेचल के इंजर्ड होते ही रेचल की टीम का पार्टनर जो रैक से कंपटीशन कर रहा था वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हो भी नीचे गिर जाती
आती है। वो भी रिग्रेट कर रही होती है कि उसकी गलती की वजह से रेचल को चाकू लग गया। इस रिग्रेट में हो सुसाइड कर लेती है। तब हमें सारी कहानी बताई जाती है। हो के कमरे पर कोई लेटर छोड़ गया था जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें बाम को रोकना होगा। हो के लिए बाम को रोकने का सबसे सही तरीका रेचल ही होती है, इसीलिए हो रेचल को पकड़ लेती है। पर जब रेचल को चाकू लगता है तो इससे सब उल्टा हो जाता है। इससे दुखी होकर वो सुसाइड कर लेती है। इसके बाद गेम फिर से कंटिन्यू होता है। एंड्रोसी और बाम दोनों मिलकर कुआन से लड़ने लगते हैं, पर कुआन बहुत ही तेजी के साथ एंड्रोसी से बैच को छीन लेता है। ये देखकर एंड्रोसी शुरुआत में उदास हो जाती है, पर हम देखते हैं कि कुआन ने जो बैच छीना है वो बैच नहीं बल्कि बैच के कलर की एक चड्डी होती है। ये देखकर कुआन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड्रोसी हंसते हुए कुआन को एक नहीं बल्कि 2 बैच दिखाती है, जिसमें से एक बैच पहली टीम का होता है। तभी गेम का टाइम एंड हो जाता है। इस तरह से दूसरी टीम जीत जाती है। गेम के खत्म होने के बाद हमें बताया जाता है कि खून ने कुआन के साथ एक डील की थी। खून को पहले ही पता चल जाता है कि पावर के हिसाब से जो 5 टीम्स बनी थी उनमें से हर एक टीम से कितने प्लेयर्स को लिया जाना था। इसी वजह से वो कुआन के साथ डील करता है जिसके उसके दोस्त पास हो सके। इसके अलावा वेव कंट्रोलर टीम से केवल 2 लोग ही पास होने थे। इसमें एक वो लड़का था जिसने सेंजू पावर सीखने में बाम की हेल्प की थी। दूसरे के लिए हो और बाम में से किसी एक को चुना जाना था। खून हो को बाम के खिलाफ भड़काता है और उसे एक लेटर भेजता है। वो लेटर पढ़कर समझ जाती है कि बस एक ही जगह बची हुई है, उसमें मैं या बाम में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। इसी वजह से हो बाम को रोकने के लिए रेचल पर हमला करती है और बाद में रिग्रेट की वजह से खुदकुशी कर लेती है। ये सारा प्लान खून का रचा हुआ होता है जिससे वो बाम को पास करवा सके। अगले सीन में खून अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी वहां पर रैक आ जाता है। हम देखते हैं कि रैक की अचानक से हाइट छोटी हो जाती है। हमें बताया जाता है कि रैक यूहा की हाइट का मजाक उड़ाता है, जिस वजह से यूहा अपने मैजिक का यूज करके रैक को कुछ देर के लिए छोटा बना देता है। इसीलिए रैक खून से हेल्प मांगने के लिए आता है, जिससे खून अपने सूटकेस की हेल्प से उसे वापस पहले जैसा बड़ा बना दे। पर खून उसे बताता है कि उसके सूटकेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे पहले जैसे बना सके। हम देखते हैं कि खून थोड़ा परेशान होता है। वो रैक को बताता है कि भले ही बाम अब सिलेक्ट हो गया है पर रेचल इंजर्ड है। बाम के टावर पर चढ़ने का मकसद ही रेचल था। अब रेचल मिल गई है और वो इंजर्ड है तो मुझे नहीं लगता कि बाम अब आगे बढ़ेगा। ये सुनकर रैक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर हम बाम को जरूर बना लेंगे। तभी वहां पर बाम आ जाता है। बाम कहता है कि मैं टावर जरूर चढ़ूंगा जिससे मैं रेचल को ठीक कर सकूं। ये सुनते ही दोनों लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। खून बाम को प्रॉमिस करता है कि वो हर चीज में बाम की हेल्प जरूर करेगा। इसके बाद सभी लोग हो की ग्रेव पर शोक मनाने के लिए जाने लगते हैं। बाम भी वहां पर पहुंच जाता है। हो ने जो कुछ भी किया था बाम उसके लिए हो को माफ कर देता है। हम देखते हैं कि बाम के बाकी के दोस्त भी वहां पर आए होते हैं। साथ में रेचल भी वहां होती है, पर रेचल ठीक से चल नहीं सकती, इसीलिए वो व्हील चेयर पर बैठी होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। बाम और रेचल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रेचल बाम से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं स्टार्स देखना चाहती थी, इसीलिए मुझे टावर पर चढ़ना था। मैं तुम्हारे साथ रहकर ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़कर आना पड़ा। रेचल आगे बाम से कहती है कि मैंने जो किया है उसके लिए अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम जिस रेचल को जानते थे मैं अब वो रेचल नहीं हूँ। इस पर बाम कहता है देखो तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरे इतने दोस्त बन पाए, पर तुम एक बात हमेशा याद रखना कि मेरी पहली दोस्त तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। टावर पर चढ़ना तुम्हारी इच्छा थी और तुम्हारे पीछे आना मेरी थी। ये सुनकर रेचल रोते हुए फिर से बाम से माफी मांग लगती है। अगले सीन में हमें एक गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर मास्टर यूगा किसी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूहा आ जाता है। यूहा यूगा की सारी बात सुन लेता है। हमें पता चलता है कि यूहा को पहले से ही पता था कि ये असली यूगा नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, जिसको देखकर यूगा पहले तो अपनी असली आइडेंटिटी बताता है। हमें बताया जाता है कि यूगा किंग जहाड़ के सैनिकों में से एक है। इसके बाद यूगा यूहा पर हमला कर देता है, पर यूहा खुद को बचाते हुए यूगा के साथ समझौता कर लेता है और कहता है कि मैं किंग जहाड़ के सैनिकों से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। यूगा यहाँ पर एनक की दोनों स्पेशल तलवार
तलवारों को कलेक्ट करने के लिए आया होता है, जिसमें से एक तलवार यूरी की होती है जो उसने बाम को दी थी। यूगा को तलवार कलेक्ट करने का ऑर्डर खुद किंग जहाड़ ने दिया था। इसके साथ ही एनक उस जहाड़ प्रिंसेस की लड़की होती है जिसने शादी कर ली थी, जबकि किसी भी जहाड़ प्रिंसेस का शादी करना मना है। ये टावर के रूल के खिलाफ है, इसीलिए यूगा तलवार कलेक्ट करने के साथ एनक को मारने का भी प्लान करता है। इस बात में यूहा भी यूगा का साथ देने के लिए मान जाता है। अब जो अगला टेस्ट होता है उसमें यूहा यूगा का साथ देते हुए प्लान करता है कि कैसे एनक को खत्म किया जाना है। लीरो यूहा के पास आता है और उसे बताता है कि हमें हो के पास एक लेटर मिला था जिसमें उसे बाम को रोकने के लिए कहा गया था। हम देखते हैं कि यूहा शॉक होने की जगह इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि जिसका भी ये प्लान था बहुत ही ज्यादा कमाल था। इसके बाद जितने भी लोगों को सिलेक्ट किया गया था उन सभी को अगले टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उन सभी को बताया जाता है कि टेस्ट में रेचल पार्ट नहीं ले सकती है क्योंकि वो इंजर्ड है, इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये बात कून बहुत अच्छे से समझ जाता है कि अगर रेचल को अगले टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो बाम डिमोटिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो भी अगले टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करे। ये सोचकर खून यूहा से कहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेने वाला टेस्ट के रूल्स को चेंज करवा सकता है, इसीलिए खून ये टेस्ट लेने के लिए कहता है। खून को इस टेस्ट के बारे में पता है। ये सुनकर यूहा चौंक जाता है कि आखिर खून को इस टेस्ट के बारे में किसने बताया। इस पर खून कहता है मैं खून फैमिली से हूँ, इतना तो मुझे पता ही होना चाहिए। असल में इस टेस्ट के बारे में खून को लीरो ने बताया था। इस पर यूहा कहता है कि तुम्हें इस टेस्ट के बारे में तो पता है पर इसकी भी एक कंडीशन होती है, ये टेस्ट केवल इर्रेगुलर ही ले सकते हैं। ये सुनकर बाम कहता है मैं एक इर्रेगुलर हूँ इसीलिए मैं ये टेस्ट लूंगा। बाम एक इर्रेगुलर है, ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे हमें इर्रेगुलर के बारे में बताया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें टावर खुद नहीं चुनता है बल्कि ये लोग खुद टावर के अंदर जबरदस्ती घुसाते हैं। इसके बाद बाम एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेता है। इस टेस्ट में बाम उसी बड़े स्नेक के सामने जाता है जिसके साथ बाम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो स्नेक बाम को देखकर उसे रेचल को टेस्ट लेने की परमिशन दे देता है। अब सभी को पता चल चुका होता है कि बाम एक इर्रेगुलर है, इसीलिए यूहा बाम के ग्रुप से कहता है कि टेस्ट के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम एक ऐसा टेस्ट ले सकते हो जो तुम्हारे टावर पहुंचने के रास्ते को बहुत छोटा कर देगा, पर यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, ये केवल इर्रेगुलर के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन, तुम रेगुलर टेस्ट लेकर आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमें बाम के साथ देना चाहिए या नहीं। ये देखकर खून सभी को बाम के साथ देने के लिए मोटिवेट करता है और सरप्राइजिंगली सभी लोग तुरंत ही बाम का साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें अगले टेस्ट के बारे में बताया जाता है। इस टेस्ट में बाम और रेचल को एक बबल के अंदर रखकर उन्हें पानी में भेजा जाता है। पानी में नेड डॉल्फिन्स होती हैं जो जाल बिछाकर दिन में एक बार शिकार करती हैं। जब नेड डॉल्फिन्स की क्वीन नेट बिछाकर शिकार करेंगी तब वो रेचल और बाम को ऊपर खींच लेंगी और उन्हें बाहर जमीन पर निकाल देंगी। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो रेचल और बाम जीत जाएंगे, पर यह टेस्ट इतना आसान नहीं होता। नेट डॉल्फिन्स को शिकार करने से रोकने के लिए वहां पर गॉब्लिन्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो पानी से फिश को पकड़ते हैं। अगर इन्होंने रेचल और बाम को पकड़ लिया तो गेम ओवर हो जाएगा। इसके अलावा वहां पर जंगली सुअर भी होते हैं जिनसे नेट डॉल्फिन्स डरती हैं। सुअर को देखकर डॉल्फिन्स भाग जाएंगी और वो शिकार नहीं करेंगे। इस केस में भी सभी लोग हार जाएंगे। इन दोनों के अलावा एक बहुत बड़ा खतरा होता है बुल मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर किसी भी हिलने डुलने वाली चीजों को खा लेता है। इन सभी से बचकर टेस्ट पास करना है। अगले सीन में टेस्ट शुरू हो जाता है। हेड्स का ग्रुप गॉब्लिन्स पर नजर रखे हुए होता है। रैक का ग्रुप गुफा के बाहर गॉब्लिन्स पर नजर रखने के लिए होता है। शिविसु का ग्रुप सुअर पर नजर रखा होता है और नराई का ग्रुप केवल बैकअप के लिए होता है। दूसरी तरफ यूरी टेस्ट एरिया में चुपचाप घुसने का प्लान बना रही होती है जिससे वो बाम से मिल सके। हम देखते हैं कि शिविसु के पास अचानक से बुल मॉन्स्टर आ जाता है। शिविसु बुल मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बुल मॉन्स्टर नेट डॉल्फिन को देखकर उसके पीछे जाने लगता है और शिविसु को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके लिए शिविसु बहुत ज्यादा कमजोर होता है। शिविसु का काम नेट डॉल्फिन को बचाना होता है, इसीलिए वो बुल मॉन्स्टर को भड़काने लगता है और उस पर हमला भी करता है, पर शिविसु बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इसी वजह से बुल मॉन्स्टर उसे तुरंत पकड़ लेता है और खाने ही वाला होता है। तभी वहां पर एनक और एंड्रोसी दोनों
आ जाते हैं। इसके बाद एनक और एंड्रोसे दोनों में शर्त लगती है कि आखिर कौन इस मॉन्स्टर को सबसे पहले खत्म करेगा। इसके लिए दोनों को 5 मिनट मिलते हैं। अगर एंड्रोसे जीती तो एनक उसे अपनी तलवार दे देगी और अगर एनक जीती तो एंड्रोसे जीवन भर उसकी गुलाम बनकर रहेगी। इस तरह दोनों में बुल मॉन्स्टर को मारने की शर्त लग जाती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन्स बड़े बड़े कीड़ों के साथ शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। खून और बाकी सभी लोग उन पर कड़ी नजर रखे हुए होते हैं। इसके बाद सीन स्विच होकर बाम और रेचल पर जाता है। दोनों के चारों ओर नेट डॉल्फिन्स अपना नेट बनाना शुरू कर चुकी होती हैं। खून कहता है कि जब ये नेट डॉल्फिन्स जमीन के अंदर होती हैं तो उन पर नजर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस पर नराय बताती है कि उसके पास एक फिश है जो अंडरग्राउंड रास्ते पर नजर रख सकती है। इसके बाद हम फिर से सीवीसू के ग्रुप पर शिफ्ट होते हैं। एंड्रोसी बुल मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उसका टाइम खत्म होने वाला होता है। टाइम खत्म होने से पहले वो बुल मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसका पीछे करते हैं। हम देखते हैं कि एंड्रोसी अकेले पड़ जाती है और इस बार बुल मॉन्स्टर अपनी फुल ताकत से उसे पकड़ लेता है। इसके साथ एनक भी खो जाती है और उसकी मुलाकात युगा से होती है। युगा एनक को उसकी माँ का लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था। इसका रीजन सिंपल था, क्योंकि उन्होंने टावर के रूल को तोड़ा था। ये बात सुनकर एनक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो युगा के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। पर युगा जहाड़ फैमिली का एक रैंक सैनिक होता है, जिसकी वजह से एनक को युगा के सामने बहुत परेशानी आ रही होती है। लड़ाई के एंड में एनक हार जाती है और युगा उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। इस वजह से एनक इंजर्ड हो जाती है और वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही होती है। युगा एनक को बताता है कि तुम्हारी माँ ने टावर के रूल को तोड़कर शादी की थी। इस वजह से मैं तुम्हें भी खत्म करके एक एग्जाम्पल सेट करूंगा, जिससे फ्यूचर में कोई भी पावर के रूल तोड़ने से पहले कई बार सोचेगा। युगा एनक को खत्म करने की जगह बुल मॉन्स्टर को वहां पर बुलाता है, जिसने एंड्रोसी को पकड़ रखा होता है। तब हमें पता चलता है कि युगा ही बुल मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। युगा एंड्रोसी के हाथ में तलवार देखते हुए कहता है कि यही सही मौका है। तुम जहाड़ प्रिंसेस हो, तुम इस नकली प्रिंसेस को खत्म करके टावर को बचा सकती हो। पर यहाँ पर एंड्रोसे युगा का साथ ना देते हुए एनक का साथ देती है। इसके बाद एनक और एंड्रोसे दोनों मिलकर युगा से लड़ते हैं। दूसरी तरफ रैक के ग्रुप को गॉब्लिन्स देख लेते हैं और उन पर हमला शुरू कर देते हैं। रैक का ग्रुप उनसे बचकर भाग रहा होता है, पर वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो उन पर हमला कर रहे होते हैं। इसके बाद हम फिर से युगा पर शिफ्ट होते हैं। एनक और एंड्रोसे के लिए युगा का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। युगा बड़ी ही आसानी से दोनों को हरा देता है और एनक को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है। यूरी युगा से कहती है कि मैं खुद शॉर्ट्स को कलेक्ट कर लूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरे सीन में रैक के ग्रुप पर बहुत सारे गॉब्लिन्स हमला कर रहे होते हैं, पर लाउरे अपनी पावर यूज करके उन्हें बचा लेता है। इसके बाद हम फिर से युगा पर शिफ्ट होते हैं। युगा जाने के बजाय यूरी को धमकाने लगता है, पर यूरी कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर युगा गुस्सा हो जाता है और यूरी पर हमला कर देता है। युगा के हमले का यूरी पर कोई असर नहीं होता। अगले सीन में हम फिर से रैक के ग्रुप पर शिफ्ट होते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से कीड़ों के मुंह से सुअर निकलने लगते हैं और वो गॉब्लिन्स पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नराय सभी को बताती है कि ये सारा खून का प्लान था। खून ने लाउरे की हेल्प से सारे अंडरग्राउंड टनल बंद करवा दिए थे, जिनसे होकर सुअर जाते थे। इस वजह से सुअर भी नेट डॉल्फिन्स वाले रास्तों से जा रहे थे, पर उन्हें गॉब्लिन्स के कीड़ों ने पकड़ लिया है और अब सुअर और गॉब्लिन्स आपस में लड़ रहे हैं। इससे हमारा काम आसान हो गया है। तभी हम देखते हैं कि खून के पास कोई मिलने आता है। ये लड़का भी खून फैमिली से ही होता है। वो खून को प्रिंसेस मारिया से मिलवाने के लिए ले जाने आया होता है, पर खून उसे मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरी को ढूंढते हुए उसका ग्रुप यूहा के पास चला जाता है। यो उनसे आने का रीजन पूछता है, जिस पर गोल्ड बताता है कि वो लोग यहाँ पर ब्लैक सॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। साथ ही में गोल्ड को ये भी पता चल जाता है कि यूहा को पता था कि जहाड़ का एक सैनिक यहाँ पर आया हुआ है, पर यूहा इस बारे में कुछ भी नहीं करता है। ये देखकर गोल्ड सोच में हो जाता है। यूहा गोल्ड को टेस्ट एरिया में जाने की परमिशन दे देता है। इस पर गोल्ड अपने साथ आया हुआ लड़का, जिसका नाम कुर्दान होता है, उसे यूरी के पास भेज देता है। दूसरी तरफ यूरी जैसे ही युगा को खत्म करने वाली होती है, गोल्ड यूरी से कहता है कि तुम्हें एनक की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तुम एक रैंकर जहाड़ प्रिंसेस हो। ये सुनकर यूरी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पर बाद में कुर्दान को ऑर्डर देती है। इस पर कुर्दान बड़े से हथौड़े से हमला करके युगा को मार डालता है।
युगा मरते वक्त यूरी से कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम यहाँ पर उस लड़के के लिए आई हो, पर यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैंने बुल को उसे मारने के लिए भेज दिया है। इसके बाद हम बाम और रेचल पर शिफ्ट होते हैं। रेचल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। बाम उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके लिए लड़ रहे हैं और अब वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। तभी वहां पर बुल मॉन्स्टर आ जाता है और बाम पर हमला शुरू कर देता है। युगा मरते वक्त कहता है कि मैं एक इरेगुलर को टावर नहीं चढ़ने दे सकता हूँ। इसी के साथ युगा की मौत हो जाती है। युगा की बात सुनकर यूरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, पर यूरी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर यूरी बाम को बचाने जाती तो बाम टेस्ट से एलिमिनेट हो जाता। इसीलिए यूरी न जाने का फैसला करती है, पर सभी को भरोसा होता है कि बाम अकेले ही बुल को हैंडल कर सकता है। हम देखते हैं कि बुल मॉन्स्टर लगातार बाम पर हमला कर रहा होता है। आखिरी में बाम अपनी सिंजू पावर का यूज करता है, पर मॉन्स्टर बाम को खा लेता है, पर बाम मॉन्स्टर के पेट के टुकड़े करके बाहर आ जाता है और इस तरह बुल मॉन्स्टर भी मारा जाता है। बाम इंजर्ड होकर सीधा बबल के ऊपर गिरता है और रेचल बाम को पकड़ लेती है। अगले सीन में यूरी शिविची को एक पंखे टाइप की चीज देते हुए कहती है कि ये बाम को दे देना और कहना कि 77th फ्लोर पर मैं उसका इंतजार करूंगी। ऐसा बोलकर यूरी और कुर्दान वहां से चले जाते हैं। जब गोल्ड वहां से मिलकर लौट रहा होता है तो उसे लाल कपड़ों वाली लड़की जाते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर गोल्ड सोचता है कि आखिर एक नेविगेटर यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ बाम बहुत खुश होता है कि वो लोग अब जल्दी ही टेस्ट को पार कर लेंगे। हमें दिखाया जाता है कि नेट डॉल्फिन की क्वीन नेट को ऊपर की तरफ खींचने लग जाती है। ये देखकर बाम बहुत ही खुश होता है, पर तभी अचानक से रेचल बाम को बबल के बाहर धक्का दे देती है। इस वजह से बाम पानी में नीचे जाने लगता है। बाम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ। हम देखते हैं कि रेचल के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि रेचल शुरू से ही सब कुछ प्लान कर रही थी। असल में बाम को छोड़कर जब रेचल केव से टावर के गेट पर आती है तो उसे वहां पर एक गार्डियन मिलता है जो रेचल को कहता है कि तुम्हें टावर पर चढ़ने के लिए नहीं चुना गया है, तुम इस टावर पर नहीं चढ़ सकती हो। ये सुनकर रेचल को शौक लगता है और वो गार्डियन से ऊपर चढ़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। इस पर गार्डियन रेचल को एक मौका देता है और उसे भी वही सेम टेस्ट देने के लिए कहता है जो बाम ने पहली बार दिया था। इस टेस्ट में रेचल को एक ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय करना होता है जिसकी रक्षा सी मॉन्स्टर कर रहा था। सी मॉन्स्टर को देखकर रेचल घबरा जाती है और गार्डियन से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, मैं बिना किसी हथियार के ये कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद गार्डियन रेचल को बाम के बारे में बताता है। बाम भी रेचल को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे टावर तक पहुंच जाता है। गार्डियन बाम को भी वहां टेस्ट लेने के लिए कहता है जिसमें बाम यूरी की हेल्प से पास हो जाता है। गार्डियन रेचल से कहता है कि ये तुम नहीं बल्कि बाम है जिसे टावर पर चढ़ने के लिए चुना गया है। इस वजह से रेचल बाम से जेलस होने लगती है। रेचल रोते हुए गार्डियन से पूछती है कि क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे मैं भी टावर पर चढ़ सकूं, मुझे टावर पर जाकर स्टार्स देखने हैं। इस पर गार्डियन कहता है कि नहीं, तुम्हें स्टार्स नहीं देखने हैं बल्कि तुम्हें खुद एक स्टार बनना है जिसे लोग पाने की इच्छा करें। तुम्हें सब लोगों से ऊपर जाना है जिससे तुम सबसे बेस्ट बन सको। इसके बाद गार्डियन रेचल से कहता है कि अगर तुम किसी तरह से बाम को मार दो तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। रेचल शुरुआत में ये सुनकर शॉक हो जाती है, पर उसे टावर पर चढ़ना था। इस लालच में वो इसके लिए हाँ कर देती है। रेचल को पता था कि वो कमजोर है, इसीलिए वो गार्डियन से एक वेपन मांगती है। गार्डियन इसके लिए रेचल को एक साथी देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसके साथ रैक कंपटीशन कर रहा था। गार्डियन रेचल को बताता है कि इसकी हेल्प से तुम एक बार मरकर जिंदा हो सकती हो, ये तुम्हारी जगह ले लेगा। तब हमें पता चलता है कि जब हो ने रेचल को चाकू मारा था तब रेचल की जगह उसका साथी मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेट डॉल्फिन की क्वीन बबल को जमीन पर फेंक देती है जिसमें से केवल रेचल बाहर आती है। रेचल को अकेला देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और रेचल से बाम के बारे में पूछते हैं। रेचल उन सभी को झूठ मूठ की कहानी बता देती है कि बाम ने बुल मॉन्स्टर से मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। टेस्ट वाले लोग बाम की बॉडी भी तलाश करते हैं पर किसी को भी बाम की बॉडी नहीं मिलती। ये देखकर सभी लोग सोचते हैं कि शायद बाम की बॉडी को फिश ने खा लिया होगा। बाम की डेथ से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। आगे टेस्ट का फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें सभी लोग पास हो जाते हैं। सभी लोग फैसला करते हैं कि बाम की आखिरी इच्छा थी कि रेचल टावर पर चढ़े, इसीलिए बाम के सभी दोस्त टावर पर चढ़ने में
में रेचल की हेल्प करने का निश्चय करते हैं। इस तरह से बाम की डेथ की वजह से रेचल को अच्छे दोस्त और टावर पर चढ़ने का सपोर्ट दोनों ही मिल जाता है। खून को अभी भी रेचल पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, पर वो रेचल से कहता है कि तुम यहाँ पर होना डिजर्व नहीं करती हो। काश मैं तुमसे पहले बाम से मिला होता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। इसके बाद उन सभी को अगले फ्लोर पर भेज दिया जाता है। आखिरी में हम देखते हैं कि बाम अभी भी जिंदा होता है। बाम के चारों ओर एक तरह की एनर्जी होती है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी वहां पर नेविगेटर आ जाती है। नेविगेटर कहती है कि जिसकी रक्षा खुद टावर कर रहा हो उसे कोई कैसे मार सकता है। थोड़ी ही देर में बाम को होश आ जाता है। बाम नेविगेटर से पूछता है कि आखिर रेचल ने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिर वो क्या चाहती थी। इस पर नेविगेटर कहती है कि तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब टावर पर पहुंचने के बाद ही मिलेंगे। मैं तुम्हें टावर पर चढ़ने के लिए ट्रेन कर सकती हूँ। ये सुनकर बाम कहता है कि नहीं, मैं इस टावर पर चढ़ते हुए खुद अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ रहकर खुद को ट्रेन नहीं करूंगा। अगले सीन में हमें बाम दिखाया जाता है जो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसी के साथ ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। इस एनीमे का नाम है टावर ऑफ गॉड। और दोस्तों टावर ऑफ गॉड का सीजन 2 बहुत ही जल्द आने वाला है और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक इसका पहला एपिसोड हमारे चैनल पर आ गया हो। तो दोस्तों जल्दी जाइए और सीजन 2 का पहला एपिसोड देखिए।